Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. So this is our second lecture of essay writing. So let's get started. Always keep one thing in your mind even before learning essay writing, that write an essay to express your ideas, to express your opinion, or to share your knowledge, not to impress. So keep it simple. It must be simple and optimistic writing. Therefore, I have divided this lecture series in two parts. As I told you in earlier previous lecture, that first of all focus on what. देखिए, ये जानना बहुत लाजमी है। किसी भी चीज़ के बारे में लिखने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज इट, देन वी आर सपोज टू फोकस ऑन हाउ। तो ये जो हमारे लेक्चर्स होंगे, पहले स्टार्टिंग के लेक्चर व्हाट पे होंगे कि व्हाट इज़ एन ऐसे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू राइट अ गुड ऐसे, एंड सो मेनी थिंग्स टू फोकस ऑन. After that we will learn that how to write a good essay, right? So what are we going to study today is that what is an essay, ऐसे होता क्या है, ठीक है ना? And I am going to teach you in very very simple words, ठीक है? So why essay writing is important. काफ़ी एस्पेरेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग ये कहते हैं why is it so necessary. So I will let you know that why is it necessary, why is it important. After that we will learn characteristics, subject and purpose of an essay. इसके characteristics क्या होते हैं, अच्छे essay के characteristics क्या होते हैं, what are the characteristics. फिर हम देखेंगे what is the structure of an essay. हमें structure, जितने भी हम competitive एग्जाम हो या कोई सा भी ऐसे हो, उसके स्ट्रक्चर सेम ही होता है, ठीक है? फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल essay राइटिंग, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लर्न दैट व्हाट इज़ एन essay. फिर इसको स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी. देखें, व्हाट इज़ एन essay. इट इज़ सिंपली अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट. पहला तो ये बात समझ लें कि जो ऐसे राइटिंग है ना, इट इज़ डीम्ड एज अ फॉर्मल वन, फॉर्मल होती है. सो इट्स सिंपली व्हाट इज़ एन ऐसे, इट इज़ सिंपली अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट. अगर मैं कहूँ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, देखें मैं एक बात कहूँ कि अगर मैं एक वर्ड में बताऊँ ना ऐसे क्या है, अन अटेम्प्ट. देखिए, अगर मैं इससे और सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊँ तो इन दिस सिंपलेस्ट वर्ड योर स्टांस टूवर्ड्स द पार्टिकुलर सब्जेक्ट. अब देखें, जैसे मैं एग्जांपल हम लेते हैं, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ. ये मिथ है या रियलिटी है? अगर जैसे हमें पता होगा, नॉलेज होगी, इट्स अ मिथ. तो ये जो मैंने कहा कि इट्स मिथ, तो इट इज़ माई स्टांस, ये मेरा स्टांस है. अब जो ऐसे में लिखूंगी अपने स्टांस पे लिखूंगी, अपने स्टांस को प्रूफ करने के लिए लिखूंगी, आर्ग्यूमेंट दूंगी, आइडियाज़ दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, रिसर्च दूंगी. सो दिस इज़ हाउ वी बिल्ड अ essay. आई विल लेट यू नो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया दैट व्हाट इज़ एन essay. इट्स एन अटेम्प्ट, it's your stance towards the particular subject, and it must be lucid, readable and understandable. देखिए, कोई सी भी हम ऐसे हम कोई सा भी किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रीडर को समझ आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. तो ऐसे जो आप हमारा स्टांस हो, ठीक है ना, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमारा एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग को, वो ऐसे होता है. और वो क्लियर होना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये ऐसे होता है, दिस इज़ एन ऐसे. एंड मोस्टली बच्चे, स्टूडेंट ये पूछते हैं व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट. आज मैं एक आपको बात बताऊँ, अगर मैं CSS की बात करती हूँ, 12 सब्जेक्ट है,
ठीक है ना। 12th सब्जेक्ट में वाई द एक ऐसे है जिसमें एक ऐसे लिखने का आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, यानी आउट ऑफ 100 मिलते हैं। बाकियों के 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स से मार्क्स दिए जाते हैं। बट ये एक क्वेश्चन ही 100 का होता है। वजह पता है क्या है? वजह यह है, जिसे ऐसे लिखना आ गया ना, उससे आंसर लिखना तो बहुत ही आसान लगेगा फिर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट। हमें रीड करना आए। देखिए, रीडिंग में भी व्हाट टू रीड, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे इनरिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, बट व्हाट टू रीड, रीडिंग जिसे एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जब हमें रीड एंड राइट आता है तो हमें थिंकिंग आती है। थिंकिंग आती है तो ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को आ जाता है हमें। जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमें, तो हमें कम्युनिकेट करना आ जाता है। मैं आपको बात बताऊँ, ऐसे इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद द एग्जामिनर। आप राइटिंग स्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए, आई विल टीच यू, कि इस तरीके से हो जब जैसे हम कम्युनिकेट करें, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, इट बिकम सिंपल, इट बिकम्स क्लियर, इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऐसे राइटिंग। फॉर्मल एंड डिसिप्लिन अप्रोच। देखें, जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं, सीखते हैं, तो उससे सिर्फ हमें काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी लोगों की ये मिथ है कि जैसे इंग्लिश आ गई ना, उससे ऐसे आ गया। नो, इट्स नॉट, इट्स टोटली नॉट। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट इसलिए भी फेल होते हैं, दे बिलीव दे नो इंग्लिश, दे कैन राइट, दे कैन से एनीथिंग। नो, देयर शुड बी क्लियरिटी, डिसिप्लिन राइटिंग में होना चाहिए, फॉर्मल एंड डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए, कम्युनिकेट क्लियरली होना चाहिए। जो आप स्टांस ले रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। तो देयर आर अदर थिंग्स टू फोकस ऑन, जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, ऐसे में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक अच्छा ऐसे लिखने में ये 5 चीज़ें ज़रूर हो। देखिए, सब्जेक्ट एंड पर्पस होता है। सब्जेक्ट टॉपिक है जो हमें ऐसे का दिया है, उसका पर्पस होता है। देखिए, सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक होता है ना अच्छे ऐसे में, वो यूनिटी होता है। यूनिटी इसमें ऐसे आ रहा है, कनेक्टिविटी हो, ठीक है ना। आप अपने आइडिया से, देखें, कॉज बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं, या कोई सी भी बात कर रहे हैं, उसमें कनेक्टिविटी हो, यूनिटी हो, ठीक है। यूनिटी होगी तो ऑर्डर होगा। ऑर्डर कैसे? मतलब तरतीब हो। ऐसे नहीं कि आप एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम बता के दूसरी आप उसकी कॉज बता रहे हैं। नहीं, पहले प्रॉब्लम बता दो, या तो पहले कॉज बता दें सारी, या फिर सोल्यूशन एंड में। नहीं, जो भी आप बता रहे हो एक कनेक्टिविटी हो। एक प्रॉब्लम बताइए तो ऐसा नहीं आप उसके बाद फ़ौरन बाद सोल्यूशन लिखते फिर तीसरी प्रॉब्लम बता रहे हो। नहीं, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही चलें, फिर सोल्यूशन आए, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, तरतीब होनी चाहिए, कंसाइज हो। It is very important. Look, many people say that we wrote, 30 pages but we couldn't make it. हमने 30 पेजेस लिखे थे, 40 पेजेस, एक बात कर रही हूँ, लिखे थे, फिर भी हम फेल हो गए। बिकॉज कंसाइज, लेंथ इज इम्पॉर्टेंट, बट गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स, कंसाइज। जैसे हमें 3000 दिया है, टारगेट है, CSS में कहा जाता है, यानी 25 पैराग्राफ जैसे आपने लिखने होते हैं। इट शुड बी क्लियर, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, रिलेवेंट हो। स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट करता है। देखिए, ये लिटरेली स्टाइल, आई विल टीच यू, आई हैव डन लिटरेचर, मास्टर्स इन लिटरेचर, आई एम लेक्चरर, सो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड। उसमें लिटरेचर का टच होना बहुत लाजमी है। इट प्लेज वाइटर रोल। वो कैसे होता है, किस तरह होता है, लिटरली राइटिंग कैसे होती है, आई विल लेट यू नो। इमोशंस, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। बट अभी हम सीख रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हाउ टू डू इट, आई विल टीच यू अदर इन अदर, यू नो अपकमिंग लेक्चर्स।
तो सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, नेचुरल, ये 3 चीज़ें आपकी राइटिंग में, एसे में लाजमी होनी चाहिए। सिंपल हो, डायरेक्ट हो जिसे हम टू द पॉइंट कहते हैं, रिलेवेंट हो, एंड नेचुरल हो। नेचुरल कैसे हो, आई विल लेट यू नो, ठीक है। एंड देन पर्सनल टच। पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे पर्सनल टच क्या होता है। देखें, पर्सनल टच होता है बेसिकली आप अपना ओपिनियन दो, आप अपनी राय ज़रूर दो, आप अपने एनालिसिस ज़रूर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंक्लूजन होता है ना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इसमें पर्सनल टच ज़रूर होना चाहिए कि अपना ओपिनियन दो, अपना एनालिसिस दें, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। स्ट्रक्चर होता क्या है ऐसे का, चाहे वो कंपेटिटिव एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, उसका स्ट्रक्चर एक ही है। देखें, स्ट्रक्चर सबसे टॉप पर आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखना कैसे, मैं बार बार इसलिए डिफाइन कर रही हूँ, वी आर फोकसिंग ऑन नाउ व्हाट, हाउ हम बाद में करेंगे। तो पहला तो होता है स्ट्रक्चर जो है सबसे टॉप पर होता है हमारा इंट्रोडक्शन। वो अभी मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। आई विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू डू इट, आई विल टीच यू लेटर। फिर बॉडी होती, बॉडी में आते हैं पैराग्राफ। जैसे मैंने कहा था कि ऐसे जो पैराग्राफ होते हैं ना, पैराग्राफ राइटिंग इज डीम्ड एज अ स्मॉल ऐसे इटसेल्फ। फिर कंक्लूजन होता है। ये 3 चीज़ें ऐसे में लाजमी होती हैं। अच्छे ऐसे में ये तीनों चीज़ें आप देखोगे। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बॉडी कराते हैं, कंक्लूजन छोड़ आते हैं, टाइम कम की वजह, मैनेजमेंट नहीं हो पाता, वो फेल हो जाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है, आपने इसको फुलफिल करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी, देन कंक्लूजन होगा। अब देखें, व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन। अभी हम सीख रहे हैं व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन, होता क्या है इंट्रोडक्शन। कैसे लिखते हैं वो बाद में सीखेंगे, पर ये होता क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली इट इज़ an introduction is the beginning of an essay which states the purpose and goals of the following writing। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लिखते क्या हैं, होता क्या है कि देखिए, उस जो हम आगे लिखने वाले हैं ना, हम उसका आइडिया दे देते हैं। बिगनिंग होती है, ये स्टार्ट होता है ऐसे का। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना नाम बताया, ठीक है। फिर मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम ई लर्निंग विद तंजीला देवो। तो एक ये इंट्रोडक्शन हुआ। हाँ, आपको भी पता चला कि अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर अभी, या जैसे हम व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, मैंने कहा हम क्या करने पढ़ने जा रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन था। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ ले आती व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन, आप कहते आपको समझ नहीं आता 2 मिनट के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह एग्जामिनर चेकर को समझ नहीं आता कि डायरेक्ट अगर हम ऐसे स्टार्ट कर लें। पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में हमें बताना होता है, पर्पस बताना होता है, कि गोल्स बताना होता है। जब हम फॉलोइंग राइटिंग आप देखोगे, पढ़ोगे, वो उसमें हम कह देते मिरर दे रहे होते हैं। पूरे ऐसे का जो इंट्रोडक्शन में मिरर दे रहे होते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम रीडर को ये बता रहे होते हैं हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं ऐसे में। हम उसको आइडिया दे रहे होते हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द फॉलोइंग राइट अप। The purpose of the introduction is to introduce the topic to the reader। क्लियर। कैसे क्या होता है, वो बेसिकली एक बिगनिंग होती है हमारे राइटअप की, ऐसे राइटिंग की, और वो बता रहा होता है कि पर्पस एंड गोल्स ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग, ठीक है ना। और जो इंट्रोडक्शन में हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस रीडर को कर रहे होते हैं कि हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा आउटलाइन से वो बता दूंगी कैसे करना है, क्या करना है। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन, टू टेल द रीडर दैट व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन दी essay। ठीक हो गया। अब देखें बॉडी क्या होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि बॉडी इज द मिडल ऑफ एन essay। दिस इज वेरी इंसेंशियल, एक्चुअली दैट गिव्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स अबाउट द टॉपिक। हम इंट्रोडक्शन में ज़्यादा डिटेल नहीं देते, हम सिर्फ आइडिया देते हैं। कंक्लूजन में कंक्लूड कर रहे होते हैं कि पर जो हमने मेंशन किया हम उसको रिफ्लेक्शन के तहत बता रहे होते हैं, मिरर का रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं, हमने ये डिस्कस किया। जो बॉडी होती है वो मेन रोल होती है। दोनों इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होते ही इंपॉर्टेंट है,
बट बॉडी में हम एक्सप्लेन करते हैं, हमारा स्टांस से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ और रियलिटी। अगर हम मिथ कहते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं, हम सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं। बॉडी किस पे करती है? देखें, दी बॉडी कैन इंक्लूड रीज़न। हम बॉडी में लिख यानी क्या लिख सकते हैं? रीजंस लिख सकते हैं, कॉजेज जिसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स। कहते हैं ना फैक्ट्स, जैसे रिपोर्टिंग से हम पढ़ते हैं, फैक्ट्स दे रहे होते हैं, कोटेशन दे सकते हैं, स्टैटिक्स दे सकते हैं। जो हमारे पैराग्राफ होंगे वो इस पे डिपेंड करते हैं। जो हम पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे कि अच्छा जी रीज़न हो तो हम किस तरह लिखते हैं, एग्जाम्पल हम किस तरह देंगे, आइडियाज़ को किस तरह शेयर करेंगे। मैं अभी ये सब बता रही हूँ कि व्हाट इज़ रिटन इन बॉडी, लिखा क्या जाता है बॉडी में, तो ये सब लिखा जाता है, ठीक है ना। द बॉडी ऑफ द एसे कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पैराग्राफ्स with one major point being covered in a paragraph writing in each paragraph। देखिए, ये तो हम सीखेंगे कि किस तरह होता है पैराग्राफ को, वन आइडिया पे किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह लिखते हैं हम। बट अभी जो मैं बता रही हूँ कि बॉडी में होता क्या है कि एक रीजंस हम बताते हैं, अपने कॉजेज बताते हैं, हम उस अपनी स्टांस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्टिंग आर्गूमेंट आप कह सकते हैं। और बॉडी में लॉजिकल सीक्वेंस होना बहुत लाजमी है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर मैं कॉज बता रही हूँ पुअर एजुकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, तो मैं पहले कॉज को ही डिस्कस करूँ। ऐसा नहीं होता 3 कॉज करूँ फिर सोल्यूशन करूँ फिर कॉज ले आऊँ, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस होना बहुत लाजमी। क्लियर? अच्छा जी, अब इसको मैं नटशल में अगर मैं बताऊँ, बॉडी में क्या होता है, जो हम पैराग्राफ में लिखते हैं, बॉडी जो पूरी बॉडी होती है उसमें हमारा पैराग्राफ होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आइडियाज़ होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं एंड फैक्ट्स होते हैं, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इसको हम सपोर्टिंग आर्गूमेंट कहते हैं। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होता है, ठीक है ना। बॉडी जो डिवाइडेड होती है वो पैराग्राफ से होती है। जैसे मैंने कहा था 20 to 25, और इट विल बी ग्रेट इफ देयर आर 30, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट 30 पैराग्राफ्स, 25 इट्स अ लॉजिकल वन। सो लॉजिकल सीक्वेंस होना बहुत लाजमी। ये 3 जो हैं चीज़ें हमारी ऐसे बॉडी में होती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये पता ही नहीं होता बॉडी में होता क्या है। ये होता है व्हाट आर इन बॉडी, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स विच आर कॉल्ड सपोर्टिंग आर्गूमेंट। ठीक हो गया। अब देखें कंक्लूजन क्या होता है, व्हाट इज़ कंक्लूजन। बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखें, इट फॉलोज द बॉडी एंड मस्ट स्मूथली एंड द एसे। अब ये जो कह रहा है इट फॉलोज द बॉडी, बॉडी से आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट है, जो पैराग्राफ्स हैं, जो हमने अपनी आर्गूमेंट दिया है। जैसे मिथ है तो जो हमने सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिया उसको ही मिरर बना के, रिफ्लेक्शन बना के हम उसको ही डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने स्टांस को। ये रिफ्लेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का और ऐसे का हमारे, कि हमने उस पर बात क्या की है। ठीक है, इसके कनेक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको लिस्ट दूंगी बाकायदा तौर पर कि कौन से ऐसे कनेक्टर हमें यूज़ करने चाहिए विच शोज द कंक्लूजन। ठीक है, द कंक्लूजन सम अप द एसे एंड री स्टेट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। जैसे मैंने कहा कि कंक्लूजन में लिखना क्या होता है, हमने लिखना कुछ नया न्यू आइडिया नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, कंक्लूजन में वो न्यू आइडिया ना हो जो हमारे राइटअप में नहीं है। जो हमने बॉडी में लिखा है, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, वो ही सेम आइडियाज़ वो ही इन कंक्लूजन में होना चाहिए। कोई नया आइडिया हम इंट्रोड्यूस ना करवाएं कंक्लूजन में। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। वो कैसे होगा, हाउ, हम बाद में सीखेंगे। बट अभी जो बता रही हूँ कि न्यू आइडिया कोई नहीं होगा। जो हमने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया था, जो बॉडी में एक्सप्लेन किया था, वही कंक्लूजन में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम री राइट करते हैं इन अ डिफरेंट वे। वो कैसे करते हैं हम सीखेंगे। सो इंक्लूडिंग द राइटर व्यूज और एंड ओपिनियंस विद इन ऑन वन पैराग्राफ। ठीक है, एनालिसिस, जैसे मैंने कहा, हमारे अपना ओपिनियन जैसे हम रीड करते हैं, हम अपना स्टांस हम जैसे ओपिनियन तो देखें हम अपना तो जर्नली दे सकते हैं, पर जो स्टांस देते हैं, जो हम अपना ओपिनियन देते हैं, वो पढ़ के अप्रोच और ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर हो, एग्रेशन ना हो। आपकी राइटिंग में
वो मैं बताऊंगी आगे चल के, जैसे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो द कंक्लूजन यूजेस वर्ड और सेंटेंस दैट द एंड ऑफ द ऐसे। हमने एंड ऐसे राइटिंग स्टाइल से करना होता है जिससे हमें लगे रीडर को लगे कि अब एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगेन आई वुड से इट मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक वन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म होना चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे में, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि व्हाट इज़ एन ऐसे में मैं बता रही हूँ कि ऐसे हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल हैं, बट सॉल्यूशंस भी देंगे हम, ठीक है। वो आगे चल के हम सीखेंगे किस तरह देते हैं, क्या होता है। बट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो राइटअप ओवरऑल हो वो ऑप्टिमिस्टिक बेस्ड हो, ठीक है। जैसे मैंने नटशल में अगर मैं बात कहूँ कि व्हाट इज़ कंक्लूजन, कोई न्यू आइडिया नहीं होगा, जो हमने लिखा है बस उसी को एंड अप करना है, सम अप करना है। अवॉइड अब्रप्ट एंडिंग, जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन, जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर चलें ये मैंने बताया कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, आपको पता चला, आपको क्लियरिटी आ गई कि हाँ भाई इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं। शायद अगर वो मैं ना देती और मैं डायरेक्ट ये पढ़ाने लग जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अच्छे से वो तरीका समझ आता, वो स्टेप समझ आते, वो बात समझ आती जो मैं समझाना चाह रही हूँ। सो अब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम से एंडिंग, आपको वे होना चाहिए। वो कैसे होगा आई विल टीच यू, बट मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। summing up arguments, conclusion, quote और verb, sentence, expressing main points। तो जो मैं पहले आपको कह चुकी, ये नटशल में मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि ऐसी की जो लुक होती है वो ये होती है। इंट्रोडक्शन होता है, जैसे मैं कहूँ सोशल मीडिया, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। टेल, इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, टेल द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दी ऐसे। मैं पूरा यहाँ डिटेल नहीं लिखने बैठ जाऊँगी, आई विल जस्ट गिव एन आइडिया, ठीक है। जस्ट आपने आइडिया देना है रीडर को कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉडी में फिर हम उसको डिटेल में बात करेंगे, डिटेल हमने बॉडी में देनी है। पहले हम प्रोज को चलें हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर कॉन्स को कर लेंगे। प्रोज मतलब एडवांटेज, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज को, फिर हम सोल्यूशन पर, हमारा स्टांस क्लियर होना चाहिए। वो कैसे होगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, अभी हम फोकस कर रहे हैं व्हाट, फिर हम बाद में करेंगे हाउ। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ, इट इज़ रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। तो टुडे यू हैव कम टू नो, फाइनली यू हैव कम टू नो कि ऐसे स्ट्रक्चर कैसे होता कैसे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। आज आपको ये भी पता चल गया इंट्रोडक्शन में लिखा क्या जाता है, कैसे लिखा जाता है वो हम बाद में सीखेंगे, पर लिखा क्या जाता है ये पता बहुत होना लाजमी है। बॉडी में क्या लिखा जाता है, डिटेल देते हैं हम, अपने स्टांस को सपोर्टिंग आर्गूमेंट देते हैं। आज आपको ये पता चल गया कंक्लूजन में लिखा क्या जाता है, कैसे लिखा जाता है वो बाद में सीखेंगे, लिखा क्या जाता है। देयर आर सो मेनी एस्पेरेंट दे डोंट इवन नो दैट व्हाट इज रिटन इन कंक्लूजन, वो न्यू आइडियाज़ लिख लेते हैं बहरहाल। सो होपफुली आपको, तो होपफुली आज आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ एन ऐसे, ठीक है ना, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, राइट। और ये इसके साथ साथ आपको ये समझ आ गया व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ बॉडी, व्हाट इज़ कंक्लूजन, उसमें लिखते क्या हैं, कैसे लिखते हैं वो बात की कहानी है, पहले ये तो पता हो कि ये है क्या चीज़। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे टाइप्स ऑफ एन ऐसे, ठीक है। पहले हम वाट पे तवज्जो देंगे बिकॉज इट इज़ रियली रियली नेसेसरी टू नो ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर हाउ टू डू इट। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल आफ्टर वॉचिंग इट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू मे आस्क, टेक केयर।